हेलो फ्रेंड्स, प्री बोर्ड एग्जाम क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस या जो मॉर्निंग शिफ्ट का आपका पेपर हुआ था, ठीक है, उसका जो है हम सेक्शन डी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हो या फिर इवनिंग शिफ्ट का, तो हमने सारे पेपर के सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए थे। और ये मॉर्निंग शिफ्ट का आपका ये आखिरी वीडियो है जिसमें सेक्शन डी कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं सारे। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है और वो देखना चाहता है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और यदि आप चाहते हो कि बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आ जाए तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ही एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक दो भी मैंने कम बोल दिया, 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट वहीं से कॉपी पेस्ट करके बोर्ड के पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा सकते हो और प्री बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है इसके तो सारे क्वेश्चंस करने ही करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है आपका सेक्शन डी के क्वेश्चंस आज पूरा सॉल्व करने वाले हैं मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर का। तो ये सेक्शन डी आपका यहाँ से ही स्टार्ट है, इसमें लिखा तो नहीं है लेकिन यहीं से सेक्शन डी स्टार्ट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, देख लेते क्या लिखा है इसमें। तो 34 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है इसमें कि राइट द नेम गिवन टू बेसिस दैट आर हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल। मतलब ऐसे बेस का नाम निकले हैं जो हाईली सॉल्यूबल होता है वाटर में, तो वो होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम NaOH कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। देखिए पहले का सेकंड में क्या कहा है कि हाउ इज टूथ डिके रिलेटेड टू पीएच, यानी कि जो टूथ डिके है वो पीएच से किस तरीके से रिलेट करता है। टूथ डिके का मतलब होता है दांतों का सड़ना, ठीक है, और हम इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या लिख सकते थे। देखिए इसका आंसर आप ये लिख सकते थे कि जैसे ही हमारे माउथ का जो पीएच है वो 5.6 या फिर 5.5 से कम होना स्टार्ट होता है ना, यानी कम हो जाता है, तो वैसे ही हमारा टूथ डिके यानी कि दांत का जो सड़ना है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये होता कैसे, तो यहाँ पर लिखा है कि जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं वे एसिड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। किस लिए प्रोड्यूस करते हैं, तो भाई जो हमारे माउथ में जो खाना बचा हुआ, मतलब जो खाना खाने के बाद जो माउथ में जो खाना बचा हुआ होता है उसको जो है ना हटाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए एसिड छोड़ते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। और एसिड जब बैक्टीरिया छोड़ता है तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, जो हमारे मुंह का जो टेस्ट है वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। और जैसे ही मुंह का जो टेस्ट है, मतलब मुंह का जो पीएच है वो 5.6 से कम होगा तो दांतों पे असर पड़ेगा और दांत जो है वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय क्लीनिंग द माउथ एंड टीथ यूजिंग टूथपेस्टेज, ठीक है, विच आर बेसिक नेचर एंड कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। देखिए कहा यह गया है कि आप माउथ और दांत को साफ रख करके आप टूथ डिके को प्रिवेंट कर सकते हो। और साफ किससे करना है, तो टूथपेस्ट से साफ करना है। आप टूथपेस्ट से ही साफ क्यों करना है, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है, ठीक है, वो बेसिक नेचर का होता है और हमारे मुंह का जो पीएच है वो आपका एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिड और बेस जब मिलाते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है, और न्यूट्रल हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 5.6 से ज़्यादा हो जाएगा पीएच वैल्यू, यानी कि 7 के आस पड़ोस में चला जाएगा और आपका जो दांत है वो सड़ने से बच जाएगा, ठीक है। तो ये कहा गया इसका आंसर, तो यही लिखना था आपको। फर्स्ट का सी पार्ट क्या कहा है कि वाई डज बी स्टिंग काउज पेन एंड इरिटेशन। इसका मतलब ये है कि जो मधुमक्खी का जो डंक होता है ना उससे दर्द और जलन क्यों होती है, ये कहा गया। तो क्यों होती है आपको रीज़न बताना है क्यों होती है, ठीक है। रबिंग ऑफ बेकिंग सोडा ऑन द स्टिंग एरिया गिव्स रिलीफ, और जब हम उसमें बेकिंग सोडा रगड़ते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है, भाई आराम मिलता है। तो ऐसा कैसे और एक ऐसा क्यों होता है ये आपको रीज़न बताना है इसमें। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते थे कि जो मधुमक्खी के डंक में जो होता है वो एसिड होता है, और एसिड जब हमारी बॉडी में जाता है तो उसके कारण हमें दर्द और इरिटेशन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इस वाले इरिटेशन तक इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें इससे रिलीफ कैसे मिलती है, तो देखिए जो बेकिंग सोडा होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और एसिड और बेस को जब आप मिलाओगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जैसे ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो वैसे ही हमें क्या हो जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। यानी देखिए इसके सेकंड पार्ट का जो है इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 2 क्वेश्चन क्या का है देखते हैं। अ वाइट कलर्ड पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन, ठीक है, जो हमारे हड्डियां टूट जाती है तो उसको सपोर्ट यानी उसको जोड़ने के लिए वाइट कलर पाउडर का यूज किया जाता है। तो आपको ये बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि राइट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला फॉर दी पाउडर, यानी कि उस पाउडर का जो है केमिकल नेम लिखना है और उसका फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए आपका ए का जो आंसर हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा आपका, इसको नॉर्मल जो है वो पीओपी कहते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। लेकिन ये केमिकल नेम नहीं है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम होता है वो होता है आपका कैल्शियम सल्फेट, SuL
PHAT, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, हेमी हाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है इसका केमिकल नेम, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.12H2O, ठीक है। हाफ का मतलब हेमी, इसी को हेमी कहा गया, हेमी हाइड्रेट हो जाएगा और कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा केमिकल ये हो जाएगा आपका केमिकल नेम और ये हो जाएगा आपका केमिकल फॉर्मूला। फर्स्ट का आंसर यही है। देखिए सेकंड का बी पार्ट में क्या कहा है कि व्हेन दिस वाइट पाउडर इज मिक्स विथ वाटर अ हार्ड सॉलिड मास इज ऑब्टेन। जब हम इस वाइट पाउडर को, ठीक है, हम पानी के साथ मिलाते हैं तो एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है। तो उस सॉलिड सब्सटेंस का आपका बेसिकली राइट बैलेंस उसका इक्वेशन बनाना है, ठीक है, और इस नाम भी बताना, तो नाम भी आप बता सकते हो। तो देखिए क्या बनेगा, हमने पीछे क्या देखा था, कैल्शियम CaSO4.12H2O, ठीक है, ये था आपका POP। इस POP में यानी कि इस वाइट पाउडर में, इसको POP कह लो या फिर आप कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट भी कह सकते हो, ठीक है। मैं POP लिख देता हूँ। जब इस POP में मैं 1/2 यानी कि जब मैं पानी मिलाता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, तो ये आपका बन जाता है बन जाएगा आपका CaSO4.2H2O, ठीक है। और ये आपका क्या कहलाता है, जिप्सम कहलाता है। क्या कहलाता है, GYPSUM, जिप्सम कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका जिप्सम बन जाएगा जो सॉलिड सब्सटेंस बनता है। यानी कि जब हम POP में यानी वाइट पाउडर में पानी मिलाते हैं तो एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं, ठीक है। और बैलेंस इक्वेशन भी यही है और सब कुछ यही है। तो ये ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस ही हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें और में भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसके भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट ही देना है, रीजन बताने की क्यों हो रहा है ऐसा। तो पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेप वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। यानी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो टेप वाटर होता है ना, जो हमारे घरों में जो पानी आता है, ठीक है, उसमें भाई अगर आप बिजली डालोगे या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाओगे तो करंट आता है, जबकि जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं उसमें करंट नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है ये बताना है आपको। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे घरों में पानी आता है, ठीक है, उसमें डाइल्यूटेड सॉल्ट रहता है, डाइल्यूटेड सॉल्ट पाया जाता है। इसके अलावा मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, डाइल्यूटेड सॉल्ट और मिनरल्स पाए जाते हैं। और ये जो होता है ना, इसके अंदर H यानी आयंस कंटेंट करते हैं। क्या कंटेंट करते हैं, आयंस कंटेंट करते हैं। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी किसी भी चीज़ में तभी आ सकती है जब उसके पास आयंस हो, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे घरों में पानी आता है उसमें आयंस होते हैं, और आयंस होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, जबकि जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं उसमें आयंस नहीं मौजूद होते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता। तो यही आपको रीज़न लिखना था इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी है। तो बी में देखते क्या है, लिखा है कि ड्यूरिंग समर सीजन अ मिल्कमैन यूजुअली एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश वाटर। यानी कि गर्मी के दौरान क्या होता है, जो मिल्कमैन होता है ना, वो दूध के अंदर क्या करता है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देता है फ्रेश मिल्क में, ठीक है। ऐसा क्यों करता है ये, तो देखिए, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो गर्मी के दिन में जो दूध है यानी जो मिल्क है, वह उसको दही बनने में यानी कि कर्ड बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगता है उसको। 5 से 6 घंटे में अगर उसको ऐसी गर्मी के दिनों में रख दोगे तो वो दूध से जो है वो दही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो मिल्कमैन होते हैं वो ताज़े दूध में जो है गर्मी के दिनों में बेकिंग सोडा थोड़ा सा ही बेकिंग सोडा डालते हैं। ऐसा क्यों करता है, तो ऐसा इसलिए करता है ताकि जो दूध होता है ना, मिल्क से कर्ड बनने में, मिल्क से दही बनने में यूजुअली मान सकते हो आप 6 से 7 घंटे लगते हैं। और जब मैं इसी मिल्क में, इसी फ्रेश मिल्क को, यानी आप मान लो कि इस फ्रेश मिल्क को कर्ड बनने में यानी कि दही बनने में 6 से 7 घंटे लगता है। अब इसी मिल्क में मैं तो क्या मिला दूँ, बेकिंग सोडा। इसी मिल्क में मैं मिला देता हूँ बेकिंग सोडा, ठीक है। इसी मिल्क में मैं क्या मिला देता हूँ, बेकिंग सोडा। जब मिला देता हूँ तो यही दूध जो है ना, दूध से कर्ड बनने में यानी दही बनने में उसको क्या लग जाता है, 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। यानी कि इसका क्या होता है, 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इसमें टाइम ड्यूरेशन इसका इंक्रीज हो जाता है। इसलिए वो क्या करते हैं, फ्रेश मिल्क में जो है वो बेकिंग सोडा मिला देते हैं। देखिए इसके आंसर आप ये लिख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बेसिकली आपके बुक का ही क्वेश्चन है। तो देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ कि ऑन एडिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क द मिल्क विल स्लाइटली एल्कलीन, या फिर आप यहाँ बेस भी लिख सकते हो, ठीक है। टू स्टॉप दी कर्डलिंग का मतलब होता है दही बनना, कर्डलिंग फॉर लिटिल मोर टाइम देन यूजुअल टाइम, ठीक है। वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये आप लिख सकते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी, क्या कहा है कि अमोनिया इज अ बेस बट डज नॉट कंटेन अ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। हाइड्रोक्साइल ग्रुप का मतलब होता है OH ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया अमोनिया जो है वो बेस है, लेकिन जो है इट डज नॉट कंटेन, लेकिन इसके पास जो है OH ग्रुप नहीं होता है, ऐसा क्यों, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका रीज़न आप ये लिख सकते थे कि देखिए जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया को NH3 कहते हैं और अमोनियम को NH4 कहते हैं, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, 3 वाले को अमोनिया कहा जाता है और 4 वाले को अमोनियम कहा जाता है, ठीक है। तो अमोनिया इज बेस, अमोनिया जो है वो बेस है, बट डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्साइल ग्रुप, यानी OH ग्रुप ये कंटेन नहीं करता है, क्योंकि इट फॉर्म्स OH आयंस, क्योंकि देखिए ये जो है ना OH आयन बना सकता है, ये तब बनाएगा जब ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। और पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना देता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, और ये बेसिकली बेस से होता है, बेस, क्योंकि इसके पास OH नेगेटिव आयंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 35 क्वेश्चन, इन 35वां क्वेश्चन क्या कहा है इसमें, फर्स्ट इसमें भी 2 पार्ट है, पहले में क्या कहा है कि नेम 1 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है, ईच कॉज ड्यू टू अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन। आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का एक एक बीमारी के नाम लिखने हैं, एक तो आपको बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होने वाली बीमारी का नाम लिखना है, और एक जो है वो वायरल डिसीज यानी कि वायरस से इन्फेक्टेड होने वाली बीमारी का नाम लिखना है, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि हाउ कैन दीज बी प्रिवेंटेड, और इसको आप किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो, यानी इस बीमारी से आप किस तरीके से बच सकते हो, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होते हैं वो देखिए बैक्टीरिया से होने वाले, आपको एक ही बीमारी का नाम लिखना है तो गोनेरिया लिख सकते हो, ठीक है, या फिर सिफिलिस भी लिख सकते हो, तो दोनों में से एक लिखना है तो ये लिख सकते हो। और वायरस से होने वाले एड्स, तो आप इससे किस तरीके से बच सकते हो, तो ये आपको पूछा गया। तो देखिए आप मैकेनिकल बैरियर का यूज करके बच सकते हो, जिसमें एग्जांपल में कॉन्डम लिखा हुआ है, जिसमें क्या होता है कि टू प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म बाय यूजिंग कॉन्डम, ठीक है। तो कॉन्डम का यूज करके मैकेनिकल बैरियर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये बीमारी एड्स हो गया या फिर गोनेरिया हो गया, उससे आप बच सकते हो, ठीक है। तो ये आपको राइट आंसर, मतलब ये लिखना था आपको आंसर में। नेक्स्ट आपका 35 का सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है कि लिस्ट 2 फंक्शन परफॉर्म बाय टेस्टेड इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि टेस्टेज जो होता है उसका मतलब 2 फंक्शन आपको बताने हैं, तो क्या क्या फंक्शन लिख सकते हो। तो पहला फंक्शन तो ये हो जाएगा कि जो है ना ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, और दूसरा क्या लिख सकते हो कि जो है ना ये मेल सेक्स हार्मोन को जो है रिलीज करता है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो ये 2 आप फंक्शन लिख सकते थे इसमें आंसर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट है आपका 36 क्वेश्चन, तो 36 क्वेश्चन में क्या कहा गया देखते हैं। तो 36 का ए और बी यानी और सी, इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, और में भी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला डिस्कस करते हैं। तो क्या कहा है इसमें कि ए वाले पार्ट में क्या कहा है कि व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो क्या होती है आप लिख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है, जिसका यूज जो है हम मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए करते हैं। तो यही इसका आंसर है, तो ये आप आसानी से लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आपको जस्टिफाइड यानी रीजन बताने हैं। तो देखिए फर्स्ट मतलब को इसका ये वाला पार्ट क्या कहा है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, ऐसा क्यों। देखिए इसके आंसर मैं ये समझा देता हूँ। देखिए जब कोई दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, जब कोई 2 लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की 2 डायरेक्शन बनाना पॉसिबल है ही नहीं है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इसलिए जो है 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का 2 डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यही इसका रीजन हो जाएगा, इसलिए वो जो कभी कट नहीं करती है। नेक्स्ट क्या कहा गया है इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उसका क्लोज कर्व क्यों होता है। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, मान के चलिए यहाँ पर मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये मैंने बना दिया, यहाँ पर ये एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, मैग्नेट बना दिया। तो आपको ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्लोज कर्व क्यों होता है। तो देखिए जो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, ठीक है, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में एंटर करेगी, यहाँ से भी नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में एंटर करती है, आउटसाइड में यानी बाहर में। मैग्नेट के बाहर में जो क्या होता है नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में एंटर करेगा, लेकिन मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो साउथ से निकलती है और नॉर्थ में एंटर करती है। इस तरीके से जब आप देखोगे तो एक तरीके का क्लोज लूप बनेगा कि नहीं बनेगा,
ठीक है। तो क्लोज लूप बन गया, तो आपको यही लिखना है कि आउटसाइड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है आउटसाइड, और इनसाइड यानी मैग्नेट के अंदर जो होगा वो साउथ से निकलेगा और नॉर्थ में एंटर करेगा। इसलिए जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना वो हमेशा क्लोज कर्व के रूप में होती है, ये क्लोज कर्व के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो यही आपको लिखना था। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें बी पार्ट में क्या कहा है कि स्टेट द रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि आपको सबसे पहले तो स्टेट द रूल यानी कि उस रूल को जो है ना, रूल को डिफाइन या रूल का डेफिनेशन आपको बताना है। ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम किस तरीके से निकालते हैं किसी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में। ठीक है, तो देखिए जो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जब निकालते हैं तो वो हम यूज करते हैं मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, क्या यूज करते हैं? मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, जिसमें जो थंब होता है वो करंट का डायरेक्शन शो करता है और जो फिंगर्स होते हैं ना वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो यही आपको स्टेटमेंट में लिखना था। और कौन सा रूल यूज कर रहे हैं? तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहे हैं। और आपको किसी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में जो है ना मैग्नेटिक फील्ड को बना के भी बताना है। तो किस तरीके से आप बना सकते हो? तो आप इस तरीके से बना सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये आप मान के चलो ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, इसमें जो है मान लेते हैं कि जो करंट जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर होगा? तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आप इसमें लगाइए, करंट जो है वो ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, तो जो फिंगर होता है वो इधर की ओर जाएगा, इधर की ओर। तो यानी कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से ऐसे करके फॉलो होगा और ऐसे करके एंटर होगा। तो ये हो जाएगा आपका पिक्चर इसका। ठीक है, यानी ये उसका डायग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये वाला बी वाला जो क्वेश्चन है ना इसका। ठीक है, स्टेटमेंट भी बता दिया है, कौन सा रूल लगेगा वो भी बता दिया, और पिक्चर कैसे बनेगा वो भी बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सी पार्ट में। तो सी पार्ट में क्या कहा है कि टू सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, दो सर्कुलर कॉइल है एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं, यानी कि एक दूसरे के पास रखे हुए हैं। ठीक है, इफ द करंट इन दी कॉइल ए इज चेंज, यदि मैं कॉइल ए में करंट चेंज करता हूं तो आपको ये बताना है कि तो कॉइल बी में जो करंट इंड्यूस होगा वो क्यों होगा, रीजन आपको बताना है। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो। तो देखिए बेसिकली इसका जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीके का ही बनेगा, आपके बुक में भी बना हुआ होगा, जिसमें इसको हम कॉइल 1 मान लेंगे और इसको कॉइल 2 मान लेंगे। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ना ये नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोल है। ठीक है, ये आपका बना हुआ है। अब देखिए ये कॉइल 1 को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। और इसमें हम क्या करते हैं भाई, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे। जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो इस वाले कॉइल में जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस होगा। अब क्यों करंट इंड्यूस होगा? इसका रीजन ये है कि जब हम कॉइल 1 में, ठीक है, चेंजेस करेंगे तो इसमें इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आएगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो लगभग कम से कम यहाँ तक होगा, यहाँ तक, इस जगह तक तो होगा, इस वाले कॉइल तक तो होगा यहाँ तक। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंजेस आएंगे, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा वैसे ही इस कॉइल के अक्रॉस जो है वो करंट जो है वो इंड्यूज होना स्टार्ट कर देगा। इसमें अगर करंट इंड्यूज हो गया करंट, तो गैल्वेनोमीटर में जो होता है वो डिफ्लेक्ट मतलब शो कर देगा कि करंट जो है वो इंड्यूज, यानी करंट जो है वो क्या कहते हैं इस वाले कॉइल में आ चुका है। तो वो डायरेक्शन भी बताएगा कि वो किधर से फ्लो हो रहा है करंट। तो ये आपको बताना था, ये पिक्चर बना करके बता सकते थे और इसको एक्सप्लेन भी कर सकते। तो एक्सप्लेन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि डायग्राम बना करके आप एक्सप्लेन करोगे तो बेटर होता है। ठीक है, और लिखोगे क्या? तो लिखोगे, इतनी बड़ी कहानी लिखी हुई है, वही चीज़ जो मैंने अभी बताया है इसको पढ़ करके आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो क्या लिखा हुआ है एक बार आप इसको पढ़ लेना। यहाँ पर मैं इसको ऐसे करके दिखा देता हूँ, आप इसको पढ़ लेना सही से और अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। जो चीज़ मैंने बताया वही चीज़ लिखा है इसमें। नेक्स्ट इसके और में भी 3 पार्ट दे रखे, 3 पार्ट इसमें लगे हुए। देखिए क्या क्या कहा गया इसमें। फर्स्ट में क्या कहा गया कि ड्रॉ दी पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, तो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में आपको क्या करना है, मतलब पैटर्न बनाना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो इस तरीके से ही बनाना है बेसिकली। ठीक है, यही आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो है ना इस तरीके से बनाना, तो यही आप बना सकते थे। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर भी यही है। इसका सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखता हूं तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम कब लगेगा इसके ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स मैक्सिमम में सबसे ज़्यादा फोर्स कब लगेगा। तो देखिए इस
फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा तब लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड और इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उन दोनों के बीच का एंगल जब 90 डिग्री का बन जाए। ठीक है, यानी कि करंट, इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब एंगल 90 डिग्री का बनेगा तभी जा करके इस कंडक्टर के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो यही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी क्या कहा है इसमें कि अ प्रोटॉन बीम इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो है वो कोई प्रोटॉन बीम जो है वो मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं कि इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा और इसी के अलोंग जो है वो प्रोटॉन बीम जो है वो, मतलब प्रोटॉन बीम जो है वो मूव कर रहा है इसी के अलोंग। तो क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि व्हाट फोर्स इज एक्टिंग ऑन दी प्रोटॉन बीम। तो प्रोटॉन बीम पे जो है फोर्स जो है वो कौन सा लगेगा, आपको ये बताना है। तो देखिए देखते हैं कि आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा और इसी के अलोंग जो है प्रोटॉन बीम जो है वो मूव कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, ठीक है, इसी के थ्रू जो है करंट का डायरेक्शन भी होता है। यानी पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन जिधर मूव करेगा उधर ही करंट भी मूव करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग इस तरीके से ही क्या हो रहा है, करंट मूव कर रहा है इधर की ओर। तो यदि करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही मूव करेगा ना तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो जीरो फोर्स लगेगा, यानी कि कोई भी फोर्स इस पर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा काम, क्योंकि फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना तभी जा करके फोर्स भी लगता है परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी के अलोंग जो है वो करंट भी फ्लो हो रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा ना वो जीरो फोर्स लगेगा, यानी कि कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। आप ये भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो जीरो फोर्स लगेगा। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीट होता है फुल एनालिसिस के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी पेपर मैंने डिस्कस किए, चाहे वो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हो चाहे वो इवनिंग शिफ्ट का पेपर हो, वो आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी यदि आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।